Good evening, all of you. गुड मॉर्निंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो देखिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा लीनियर अलजेब्रा के अंदर लेक्चर नंबर 5 है, अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होते हैं, और उसके हमने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कराए थे। दिस इज वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। नाम सुनो आपने इस टॉपिक का, अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। एक्चुअली ये टॉपिक जो है अपने बीएससी या इंजीनियरिंग में कहीं पर भी है नहीं है, लेकिन अगर हमें डायगोनलाइजेबल की अगर जो प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनलाइजिटी निकालनी होती है तो हमें अलजेब्रिक और मल्टीप्लिसिटी पता होना चाहिए। इवन अब जब हम आगे चल के एक दो लेक्चर के बाद हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इतनी आसानी से निकाल नहीं पाते हम, तो उस समय इस अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की हमें वहां पर आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि इसमें किस प्रकार से हम ज्योमेट्रिक या मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सिलेबस के अंदर ही आता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो फर्स्ट अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? देखिए बेसिकली क्या होता है, जब भी अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के द्वारा, तो वहां पर हमने दो चीजें कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीटेशन की फॉर्म में आ रही है, कि आइगन वैल्यू मेरे पास डिस्टिंक्ट है या रिपीटेशन फॉर्म में आ रही है। जो आइगन वैल्यू अगर हमारे पास अगर डिस्टिंक्ट है तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। लेकिन अगर आइगन वैल्यू मेरे पास अगर रिपीटेड है तो जितनी बार वो रिपीट होगी वो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाएगी। ओके, तो एज पर द डेफिनेशन नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू रिपीट्स इज नोन एज इट्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। मान लो मेरे पास कोई भी एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसकी मुझे आइगन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है एफ लेमडा जो है लेमडा -1 का होल स्क्वायर लेमडा -3 मिल रही है। तो अब जो देखो क्या लेमडा -1 की पावर कितनी है, तो लेमडा -1 की पावर कितनी है, मेरे पास है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो 1 कहलाएगी, जबकि लेमडा -1 की पावर कितनी है, 2 है, तो 1 की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 कहलाएगी। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, एक और समझते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने है, एफ ऑफ लेमडा इक्वल टू लेमडा -0 लेमडा -3 और लेमडा -15। आपको याद होगा इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है अपने बीएससी और इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें हमारे पास कि जो हमारे पास जो फैक्टर बनते थे वो लेमडा -0 लेमडा -3 और लेमडा। अब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लेमडा -0 की पावर मेरे पास है 1, लेमडा -3 की पावर है 1 और लेमडा -15 की पावर है 1। इसका मतलब ये हुआ कि 0 की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है, 3 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है और 15 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो भी 1 है। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आई होप आपको एम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को हम यहाँ पर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट हमारा है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? Number of distinct linearly independent eigenvectors for a particular eigenvalue is known as geometric multiplicity। जो भी मेरे पास आइगन वैल्यूज आ रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग में जो मेरे पास आइगन वेक्टर आ रहे हैं, अगर वो आइगन वेक्टर मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो हमारे कहलाएंगे उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। डेफिनेशन में उतना ज्यादा क्लियर नहीं दिया हुआ, उसको चलिए हम दूसरे तरीके से समझते हैं। सेकंड मीनिंग बोला था नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद एन आइगन वैल्यू। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद एन आइगन वैल्यू। यदि किसी भी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग में जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे वो उसकी जीएम कहलाएंगे। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाएंगे। और इसको डिफाइन करते हैं, इट इज आल्सो डिफाइंड एज डायमेंशन ऑफ इट्स आइगन स्पेस। अगर हम आपको ऑलरेडी आपको मैंने आइगन स्पेस बताया हुआ है, अगर हमारे पास किसी भी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हम आइगन स्पेस बना लेते हैं तो जो आइगन स्पेस की जो डायमेंशन होता है वो भी हमारी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। एक और मीनिंग समझ लें, इट इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ द ए माइनस लेमडा आई। यानी कि हमारे पास जो ए माइनस लेमडा आई से जो हमारे पास नल स्पेस निकल के आएगा या यानी कि उसकी जो रैंक निकल के आएगी उससे भी हम उसके डायमेंशन से भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। इसी को मैथमेटिकली इस तरह समझ सकते हैं
ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ ए या n माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। n मतलब क्या होगा, n क्या होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसके कोरस्पॉन्डिंग में हम जो a माइनस लैम्डा आई के कोरस्पॉन्डिंग जो रैंक मिलेगी उसको यहाँ पर रखेंगे, तो वो जो मेरे पास निकल के आएगा वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का जो स्टैंडर्ड नोटेशन जो होता है वो एप्सिलॉन ए लैम्डा के थ्रू नोट किया जाता है। कुछ आ रहा है डेफिनेशन समझ में? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा चूंकि डेफिनेशन में इतना ज्यादा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें उतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो रही है, तो आइए कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी या ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं। वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू कैन नॉट एक्सीड इट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक जीएम जो होता है वो एएम से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एएम जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीएम, यानी कि जीएम की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू होती है जीएम से। और ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट भी होता है, अगर आपको याद होगा एपीओ जीपी के अंदर भी आपको बताया गया था एपी की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीपी होती है, राइट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के थ्रू मेरे पास एक क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 2, आप बताओ इसकी ऑर्डर कितना है स्क्वायर मैट्रिक्स का? 2 है सर ऑर्डर। ऑर्डर 2 है, वेरी गुड। अब आप बताओ कि अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 कैसे लिख दी? कल बताया था मैंने एक शॉर्टकट तरीका। यस सर। क्या था? सर वो फॉर्मूला था लैम्डा स्क्वायर, फिर हमें माइनस करके ब्रैकेट बनाना है, उसमें लिखना है a माइनस डी लैम्डा प्लस फिर ब्रैकेट है ad माइनस ना डी ना, सी अब इक्वल टू गलत हो गया बेटा। ए माइनस बी नहीं था, ए प्लस डी था, डायगोनल के ओ एलिमेंट का सर, सम। हाँ डायगोनल के एलिमेंट का सम सर। यस। उसके बाद प्लस था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हाँ मेरे पास कितना मिल रहा है? 2 माइनस 6 यानी कि -4। वो जो हमने फॉर्मूला बताया वो इसको अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि वो हमारे बहुत फ्रिक्वेंटली हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को निकालने में काम आता है। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आई है वो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0 आई है। तो इसके फैक्टर मेरे पास जो है वो लैम्डा माइनस 4 और लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना मिल गया? 4, और लैम्डा इक्वल टू कितना मिल गया? -1। अब बताओ दोनों की दोनों आइगन वैल्यू क्या डिस्टिंक्ट है? दोनों की दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। जी सर। तो अब हम यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि लैम्डा माइनस 4 की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है, और लैम्डा प्लस 1 की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है, और -1 की जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो भी 1 है। क्लियर? अब बात करते हैं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए। तो अगर हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो जो भी मेरे पास आइगन वैल्यू आई उसके कोरस्पॉन्डिंग में हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। अगर लैम्डा इक्वल टू 4 अगर मेरे पास आइगन वैल्यू है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में मेरे पास मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी? ए माइनस लैम्डा आई है ना, इंटू एक्स, यानी कि डायगोनल में 1 माइनस 4 2 और 3 माइनस 2 2 माइनस 4, तो मेरे पास कितना वाला? -3 2 और 3 माइनस 2। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जब भी अगर मेरे पास 2/2 की मैट्रिक्स आएगी तो उसमें एक खास बात ये होती है कि हमेशा पहली वाली रो से दूसरी वाली रो जो होती है वो 0 बन जाती है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि -3 2 से 3 माइनस 2 आपका 0 बन रहा है। तो अब मेरे पास ये हो गया। अब ये देखो कि इस वाले मैट्रिक्स का मेरे पास रैंक कितना है? कितना रैंक है इसका? 1। 1। वेरी गुड, रैंक 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रैंक ऑफ 4 a माइनस 4i इक्वल टू हो गया 1। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मेरे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रैंक ऑफ 4, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 इक्वल टू हो गया n माइनस रैंक ऑफ 4। अब रैंक ऑफ 4 मेरे पास कितनी आई है? 1 आई, और मेरे पास मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 है, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1। इज दैट क्लियर? जी सर। है ना? तो इस प्रकार से हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए। अब हम बात करते हैं लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए। अगर आप लैम्डा इक्वल टू -1 करेंगे तो डायगोनल के अंदर -1 को कर देंगे तो -1 यानी कि प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, देन 2 3 और 2 + 1 यानी कितना हो गया? 2 2 3 3।
है ना। अब हम 2 से 3 को आराम से 0 बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 2 हो गया। अब 2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या हुआ, रैंक ऑफ, इसकी फिर से रैंक कितनी होगी मेरे पास, रैंक कितनी हो 1। गई, 1 हो गई। तो रैंक ऑफ a माइनस 1 आई इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो फिर से मेरे पास जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1। क्या आएगी, 1। क्लियर, पहला चीज समझ में आया, यस जी सर। नो। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मतलब जितना अपन जिसको आसान सोच रहे हैं इतना आसान है नहीं ये चीज। अभी और देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन के अंदर हम आपका लेवल इंक्रीज करेंगे। अब हमें नेक्स्ट निकालना है, फाइंड द अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए। अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिक और मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो हम सबसे पहले इसकी निकालेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आप बताओ कि इस मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यू क्या होंगे, निकाल के बताइए कि इस मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यू क्या होंगे। तो देखें हमारे पास एक क्वेश्चन आ रही है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 आ रही है। इसका मतलब लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2 आपको यहाँ पर मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा माइनस 2 जो हमारे पास है 2 टाइम हमारे पास रिपीटेशन फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी पावर 2 है। तो 2 की जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो 2 कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 जो होगी वो 2 होगी। ये पॉइंट क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब हम देखें कि अगर हमें निकालना है इसके कोरस्पॉन्डिंग में अपना आइगन स्पेस, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग में हमें आइगन वेक्टर निकालना है। तो लेमडा इक्वल 2 के लिए मेरे पास क्या होगा, a माइनस 2 आई एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 8 माइनस 2 माइनस 9 4 माइनस 4 माइनस 2, यानी कि मेरे पास कितना आएगा 6 माइनस 9 4 माइनस 6। अब हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 6/4 और माइनस 9/6 का जो रेशियो वो समान है कि नहीं। 6/4 और माइनस 9/6 का रेशियो समान है कि नहीं है, यस सर। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक रो जो है अभी भी हमारी 0 बन जाएगी। तो हम इसकी हेल्प से इसको 0 बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों में 3 का, ऊपर वाले में 3 का डिवाइड कर देते, नीचे वाले में 2 का डिवाइड कर देते। तो मेरे पास क्या 2 माइनस 3 2 माइनस 3, इसका मतलब क्या हुआ 2 माइनस 3 0 0, यानी कि जो रैंक ऑफ a माइनस 2 आई है वो मेरे पास आ गई है 1, ठीक है। यानी कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि x/3 y/2, यानी कि x की जो वैल्यू होगी 3। तो मेरे पास इस आइगन वेक्टर की जो पावर मेरे पास आ रही है 1 आ रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ a माइनस 2i इक्वल टू मेरे पास आ गया 1। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो वो मेरे पास आएगी n माइनस रैंक ऑफ 2, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1। इज दैट क्लियर। सर ऑर्डर में रैंक माइनस कर देना है तो मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला है। जी जी। लॉजिक को समझे, डेफिनेशन में क्या कहा गया, आपसे ये बोला गया है कि जिस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग में आप निकालना चाहते हैं उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो उस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग में जो भी मेरे पास मैट्रिक्स निकल के आ रही है, ये जो मैट्रिक्स निकल के आ रही है इसकी रैंक कितनी है, जो इसकी रैंक होगी उसको हम ऑर्डर में से माइनस करेंगे तो वो होगी हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं वो ऑर्डर में से रैंक माइनस करेंगे, नहीं, हम ऑर्डर में से रैंक माइनस नहीं कर रहे हैं, हम जिसके लिए निकाल रहे हैं उसको माइनस कर रहे हैं, दोनों में अंतर है, यस जी जी। ठीक है। अब इसके लिए अब चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज कर रहे हैं। अब फाइंड द ये आई थिंक मेरे पास क्वेश्चन, चलिए एक हमारे पास ये है कि हमें इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ रहा है इतना हमारे पास a माइनस 2i। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है, मैं क्वेश्चन सही कर देता हूँ। दिस इज अ 2, दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज, है ना, दिस इज 0, सॉरी दिस इज 2, दिस इज 0 0 और 2। तो मेरे पास क्या ये इक्वेशन जो है मेरे पास यही आएगी, कुछ चेंज आएगी इसके अंदर, इक्वेशन यही आएगी कुछ और आएगी मेरे पास, बता सकते हैं ये जो आइगन वैल्यू निकाली है सही है क्या। यही आएगा सर। हाँ ठीक है ना, बस अपनी मैट्रिक्स गलत दिखा गए थे यहाँ पर। तो लेमडा इक्वल 2 यानी कि a माइनस 2i इक्वल टू, अब देखिए इस क्वेश्चन में साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो हमने लेमडा इक्वल 2 के लिए निकाल रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग है मेरे पास कोई आइगन वेक्टर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है, लॉजिक यस सर। है ना। तो क्या जी हमारे पास इस
लेमडा इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास कोई आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी कल जो डेफिनेशन बताया था कि अगर मेरे पास आइगन वैल्यू आ रही है तो उसका आइगन वेक्टर जरूर आएगा निकल कर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास 0x प्लस 0y इक्वल टू 0 हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर अगर निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसको अगर इस प्रकार से लिख देता हूँ कि भाई 0x इक्वल टू माइनस 0y, x अपॉन 0 लिख दूं और y अपॉन में 0 लिख दूं, भाई ऐसा मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो x जो होता है वो हमेशा नॉन जीरो होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। क्योंकि x जो होता है वो हमेशा नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स में लिखा जाता है। सल्ला जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर अभी मैं समझ रही हूँ, रुकिए सर। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से हो गया। हाँ मैंने बताया ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे ना, अगर आप ध्यान से ईयरफोन वगैरह लगा के नहीं सुन रहे हैं तो आप ना अपना कंसंट्रेशन नहीं बना सकते। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ उस रूम में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर आप मैंने जो आपको एक अपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए है ना, उस इंस्ट्रक्शन को स्पेशली फॉलो करिए आप, क्योंकि अगर हम नहीं कॉन्सेंट सर, जिस रूम में मैं पढ़ रही हूँ वहां पे भी कोई नहीं है, मगर थोड़ा बाहर से हल्का सा वॉल्यूम तो आ रहा है। हाँ तो उसको दरवाजा बंद कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि जैसे कि हमारी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि हमारे पास एक्स जो आइगन वेक्टर जिसे हम कहते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक्स एग्जिस्ट तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक्स निकल ही नहीं पा रहा है क्योंकि एक्स जो मेरा निकल के आ रहा है वो एक्स अपॉन जीरो वाई अपॉन जीरो आ रहा है, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि एज पर द डेफिनेशन आइगन वेक्टर ऑलवेज नॉन जीरो, ठीक है। द इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि अब ये इक्वेशन जो है एक्स और वाई के किसी भी मान को ये सेटिस्फाई कर देगी, किसी भी मान को ये सेटिस्फाई कर देगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इज अ लीनियर स्पेस ऑफ दैट कंटेन ऑल वेक्टर एक्स ऑफ द फॉर्म, क्या मैं इस एक्स को, ये जो मेरे पास एक्स लिखा हुआ है एक्स वाई ये जो मेरे पास आ रहा है, क्या मैं इस एक्स को ऐसा लिख सकता हूं? अगर मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास आइगन वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो कि होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो एक्स को लिखने का तरीका जो होगा उसकी आइडेंटिटी के थ्रू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आइडेंटिटी के थ्रू। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा भाई 1 और 0 0 1 ही क्यों लिया? क्योंकि यही इसको सेटिस्फाई कर पाएगा, इसके अलावा इसको और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास इस लैम्डा इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग में दो आइगन स्पेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो आइगन स्पेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ऐसी कंडीशन में 1 0 और 0 1 की कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इनकी डायमेंशन होगी 2। क्यों हमने डायमेंशन को 2 बोला तो वो भी समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के अंदर कुछ शब्द आपको लिखे हुए थे, मैंने बोला कि या तो डायमेंशन मुझे मिल जाए आइगन स्पेस की। तो अब हमारे सामने सवाल उठता है कि आइगन स्पेस कहते कैसे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आइगन स्पेस का मतलब होता है कि जितने भी मेरे पास आइगन वेक्टर आ रहे हैं उन आइगन वेक्टर को जिस सेट में अगर हम रख देंगे तो वो हमारा आइगन स्पेस कहलाएगा। और आइगन स्पेस इस कंडीशन में मेरे पास दो आइगन वेक्टर को कंटेन कर रहा है 1 0 और 0 1 को, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी डायमेंशन 2 है। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है। अगर इसकी डायमेंशन 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा जो हो गई वो 2 हो गई, जो कि आपकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल है। अब इसको दूसरे तरीके समझिए। अब हमने बोला है कि मेरे पास लैम्डा माइनस 2 मैंने निकाला तो इसका रैंक कितना है? अरे भाई इसका रैंक कितना है? सर इसमें तो लैम्डा -2 कर देंगे तो 0 हो गया ये तो। रैंक का मतलब क्या होता है? रैंक का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो। In this matrix we have any number of non-zero row? Obviously no. That means the rank of this matrix must be 0. 0। मैंने आपको बताया था रैंक जो होती है नल मैट्रिक्स की हमेशा 0 होती है, याद है? यस सर, यस सर। ठीक है। तो मेरे पास a -2i की जो रैंक है वो 0 आ गई। अब मेरे पास निकालनी है क्या इसका
जीएम निकालना है तो जीएम क्या करेंगे, n माइनस ऑफ दिस मच, यानी कि मेरे पास क्या होगा 2 माइनस ऑफ 0 यानी कि 2। यस सर। चलिए एक और थोड़ा क्वेश्चन को और लेवल इंक्रीज करते हैं। अब मेरे पास आ रही है डिफेक्टिव आइगन वैल्यूज। अरे आइगन वैल्यू तो समझ में आई नहीं, डिफेक्टिव आइगन वैल्यू क्या हो गया, चलिए समझें। When the geometric multiplicity of a repeated eigenvalue is strictly less than its algebraic multiplicity, the eigenvalue is said to be defective। यदि किसी भी मैट्रिक्स की जीएम जो कि रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए हम निकाल रहे हैं वो हमेशा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से कम होना चाहिए, तो अगर ऐसा है तो वो जो आइगन वैल्यू है वो डिफेक्टिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिफेक्टिव कहलाएगी। अभी इस लाइन को यहां से हटा देना, ये लाइन अभी स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा गया है। When the geometric multiplicity of a repeated eigenvalue is strictly less than its algebraic multiplicity, then the eigenvalue is said to be defective। अब देखिए यहाँ पर जो डिफेक्टिव आइगन वैल्यू जो डिफाइन किया जा रहा है वो किसके लिए डिफाइन किया जा रहा है? रिपीटेड आइगन वैल्यू। Repeated eigenvalue। ये जो रिपीटेड आइगन वैल्यू मेरे पास है उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से कम है, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है? लेस देन। Less than। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो जो आइगन वैल्यू होगी वो डिफेक्टिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिफेक्टिव कहलाएगी। Defective। अब चलिए अभी अपने पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस लेमडा की आइगन वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। 2 आ रही है। और हाँ। इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है? 2 है। तो दोनों मेरे पास इक्वल है। जी सर। तो क्या ये लेस देन का साइन शो कर रही है क्या? ऑब्वियसली No, नॉट। तो इसका मतलब ये है कि लेमडा इक्वल टू मेरी डिफेक्टिव आइगन वैल्यू नहीं है, यानी कि नॉन डिफेक्टिव आइगन वैल्यू है लेमडा इक्वल टू 2। आई बात समझ में? जी सर। एक और क्वेश्चन जो हमने पीछे लिखा वो भी समझिए आप। अभी हमने देखा कि हमारे पास लेमडा कितना आया था? 2। इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई थी? 2। रिपीटेड है ना, हम केवल रिपीटेड के लिए बात करेंगे। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने जो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाली, कितनी निकाली थी? 1 निकाली थी। और 1 जो है लेस देन 2 है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो लेमडा इक्वल टू 2 जो है वो डिफेक्टिव आइगन वैल्यू है। उस समय बात समझ में आई? हाँ सर, आ गई, अच्छे से आ गई। अच्छे से आ गई। आइए कुछ और जी। क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे हम उसको कहना चाह रहे हैं। तो सेंटेंस मेरे पास एक और इसमें जोड़ता है कि एन आइगन वैल्यू इज नॉट रिपीटेड। यदि मेरे पास आइगन वैल्यू रिपीटेड नहीं है, यानी कि वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। हैज एन एसोसिएटेड आइगन वेक्टर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम 0, जो कि 0 के अलावा है। Therefore the dimension of its eigen space is equal to 1, यानी कि उनका आइगन स्पेस जो है 1 है। तो इट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1, तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगी 1 के बराबर होगी और इक्वल इट्स एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आइगन वैल्यू होगा वो नॉन रिपीटेड के लिए कहलाएगा नॉन डिफेक्टिव। क्या कहलाएगा? नॉन डिफेक्टिव। भाई सिंपल सी बात यह है कि अगर रिपीटेड में ये कंडीशन फॉलो हो रही है, हम केवल ये रिपीटेड के लिए फॉलो कर रहे हैं। अगर रिपीटेड के अलावा अगर नॉन रिपीटेड होगा जो हमारे पास, तो ऐसी कंडीशन में जो मेरे पास जो आइगन वैल्यू होगी वो नॉन डिफेक्टिव कहलाएंगी। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ से तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लो मेरे पास उसने पूछा फाइंड वेदर द मैट्रिक्स ए हैज एनी डिफेक्टिव आइगन वैल्यू। तो मेरे पास मैंने एक आइगन लिया हुआ है, तो बताओ इसके आइगन वैल्यू क्या निकल के आएंगी? +-1 आ जाएगी। हाँ तो आपने निकाल के बताए ना। यस सर। भाई क्यों निकाली आपने? ये कैसे मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये। जी। तो इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे जो इसके डायगोनल में मौजूद हैं? हाँ सर। भाई थ्योरी को याद करें, जो ट्रेडिशनल जी। तरीका है उसको बिल्कुल अपने घर पे रखें। जी। अगर आप थ्योरी को अप्लाई करना अगर आप नहीं सीख पाओगे ना, तो बेटा जो आप जो पढ़ रहे हो उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं आप देख रहे हो कि पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन कराता कभी नहीं हूँ मैं, है ना। तो हमें अपने एग्जाम में टाइम को बचाना है, ना कि टाइम को कंज्यूम करना है वहां पर।
है ना। तो मेरे पास की जो जी। आइगन वैल्यू जो है मेरे पास लैम्डा इक्वल टू 1 और -1 है। हम देख रहे हैं कि दोनों की दोनों आइगन वैल्यू कैसी है, डिस्टिंक्ट है। कैसी है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है। और अगर मेरे पास अगर दोनों आइगन वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट है तो एक बात का ध्यान रखना, ये लॉजिकली है चीज ये, अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट आती है जिनका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होती है तो ऐसी कंडीशन में उनकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही आती है, नहीं जी आई। सर, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है। तो अगर ये 1 आ रही है तो इसकी ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी। हाँ, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई 1। ठीक है, 1 की हो गई 1 और -1 की भी 1 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई नो रिपीटेड आइगन वैल्यूज हैं, तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो नो डिफेक्टिव आइगन वैल्यू की कैटेगरी में आ गई। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। डिटरमाइन वेदर द मैट्रिक्स ए हैज एनी डिफेक्टिव आइगन वैल्यू। आपको पूछ रहा है वो आपसे कि बताओ कि इस मैट्रिक्स में कोई डिफेक्टिव आइगन वैल्यू है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसकी क्या निकालूंगा, मैं यहाँ पर आइगन वैल्यू निकालूंगा। तो बताओ इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या आ रही है, बता पाएंगे? सिंपल सा लॉजिक है ना। देखो सुनो ध्यान से आप, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 माइनस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग में ओपन करूंगा, एक्सपांड करूंगा। तो 2 माइनस लेमडा की पोजीशन क्या है, 33। क्या है, 33। तो -1 की पावर कितने होगी, 3 + 3। सही है। तो मैं इस प्रकार से इसको यहाँ पर जुफा लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, -1 0। समझ में आया कुछ? जी सर। ठीक है। तो अब जी। -1 की पावर 6 कितना हो गया, +1 हो गया, तो लेमडा -2, 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो आइगन वैल्यू हो गई वो 2 1 1 हो गई। अब एल्जेब्रा मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 की 1 और 1 की कितनी होगी, 2। सही है, सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं रिपीटेड आइगन वैल्यू। हम यहाँ पर जो इफेक्टिव की जो बात कर रहे हैं वो केवल रिपीटेड के लिए निकाल रहे हैं, नॉन रिपीटेड के लिए नहीं निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा रिपीटेड कौन हो रहा है, 1 हो रहा है। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम बनाएंगे अपना आइगन स्पेस, है ना। तो अब मान लेते हैं कि मेरे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो मेरे पास आइगन वेक्टर वो क्या है, एक्स वाई जेड डैश, यानी कि वैसे कॉलम में लिखना चाहिए लेकिन मैंने डैश लगा दिया है, तो वो स्पेस के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 1 माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0। तो 1 - 1 यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो मैं इसमें साफ साफ देख रहा हूँ कि मैं इस 1 की हेल्प से इस 2 को 0 बना सकता हूँ। ठीक है, इस 1 की हेल्प से इस 2 को मैं 0 बना सकता हूँ। अगर मैं इस 1 की हेल्प से 2 को 0 बना दूंगा तो मेरे पास जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या आएगी, मेरे पास केवल ये आएगी, राइट। तो रैंक 2। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 3 - 2 यानी कि 1। दैट क्लियर? क्वेश्चन क्या बनेगी हमारे पास इसकी, लेमडा स्क्वायर माइनस +2 लेमडा देन -3 + 4 यानी कि 1, +1 यानी कि +1 इक्वल टू 0। तो लेमडा +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 1 जो है -1 जो है 2 टाइम रिपीट कर रहा है, तो इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। यस सर। थोड़ा सा यस है, सर। चलो अभी अभी आपको 5% आया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। लेमडा इक्वल टू 2 और 5। 2 और 5 हमें इसका लेमडा मिल रहा है, हमें 2 और 5, 2 और 5, यस सर। 2 और 5 हमें मिल रहा है। आइगन वैल्यू कैसी है मेरे पास, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर मेरे पास किसी की आइगन वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट होती है तो हमारे पास उन दोनों ही आइगन वैल्यू की एम जो होगा 1 होगा। यस सर। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये हो सकता है। अब बात करते हैं जीएम का, सही है। अब जीएम के बारे में बात करेंगे ना। जी सर। तो लेमडा इक्वल जी 2 के सर। बारे में अगर बात करा तो लेमडा इक्वल 2 के लिए कितना मिलेगा, 2 1 2 1। सही है, हाँ कि ना। यस सर। इस 2 से मेरे पास ये 1 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 2 1 0 0।
तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 1। तो एप्सिलॉन ऑफ 2, सॉरी एप्सिलॉन ऑफ ए ऑफ 2 कितना हो गया मेरे पास? वो भी 1 हो गया। सही यस है। सर। और अभी मैंने यस आपको सर। एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मेरे पास आइगन वैल्यू एक्सटेंट है जिनकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जीएम भी जो होगा 1 मिलेगा। बताया था। यस जी इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन ये भी सही है। सही है कि नहीं? जी जी सर। अब डी ऑप्शन मेरे पास है कि एएम जो है जीएम से लेस है, तो वो तो सही नहीं है, ये तो गलत है। सही है। यस सर। आपको मैं एक और बोनस टिप्स दे रहा हूं। अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आती है और उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होती है, तो वो मैट्रिक्स जी हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। यस यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। यानी कि ये जो क्वेश्चन जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया। जी आगे बात समझ में? यानी कि इसका ए भी सही है, बी भी सही है और सी ये भी भी सही है। सही है। इज दैट क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ लिखा था डू योर सेल्फ। दैट क्लियर? जी चलिए एक और क्वेश्चन है। द मैट्रिक्स ए देन द डिटर्मिनेंट ऑफ मॉडल मैट्रिक्स पी इज। अब मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, मुझसे बोला है कि इसका बता कि जो मेरे पास आइगन वेक्टर आने वाले हैं, जो मॉडल मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा। तो पहले इसके हम क्या निकालें? आइगन वैल्यू निकालें। तो आइगन वैल्यू क्या आ रही है फिर मेरे पास? आइगन 2 5 2 5। अभी प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही हमारे पास है। तो अब लेमडा इक्वल 2 के कोरस्पॉन्डिंग में निकालूंगा क्या? इसका आइगन स्पेस आइगन वेक्टर निकालूं तो कितना आएगा मेरे पास? दिस इज 2 1 2 1, है ना? यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास 2x प्लस 1y आ जाएगा। सही है। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? -y। x अपॉन में कितना हो गया? -1 और y अपॉन में कितना हो गया? 2। सही है। यानी कि पहला आइगन वेक्टर जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा? दिस इज अ -1 और 2। सही। अब मैं लेमडा इक्वल टू 5 के कोरस्पॉन्डिंग में निकालूं तो लेमडा इक्वल टू 5 के कोरस्पॉन्डिंग में निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? दिस इज अ -1, दिस इज 1, दिस इज 2 और ये कितना आएगा? -2। सही है। अब इससे ये मेरा फिर से 0 हो जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा? दिस इज -x प्लस वाई इक्वल टू 1 0। x इक्वल टू कितना आएगा? y। तो x के अपॉन में क्या मान लेंगे? 1 और y के अपॉन में मान लेंगे 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x2 कितना हो गया? दिस इज 1 1। सही है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास p जो होगा वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ x1 और x2। इज दैट क्लियर? अब यस सर। x1 कितना मेरे पास है? -1 और 2 और ये कितना है मेरे पास? है 1 और 1। तो बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ p कितना है? -1 और -2। -3। है लिख लिख सकते सकते हैं ना। है ना? मॉडल मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि मॉडल मैट्रिक्स जो होती है कभी यूनिक नहीं होती है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर मेरे पास 3 की जगह कुछ और होता तो शायद मैं छोड़ देता है यहाँ पर। तो अगर मैं 1 और -2 अगर लेके चलूंगा तो मेरे पास +3 मिल जाएगा। सही है क्या? जी तो मेरे पास ऑप्शन, इस कारण से मैं इस वाले ऑप्शन को मैं सही बोलूंगा। मैं बात समझ में आ रही है? ओके सर। ओके। चलिए नेक्स्ट है कि द मैट्रिक्स ए देन द एएम एंड जीएम ऑफ आइगन वैल्यूज आर। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। आप चाहो तो नोट कर लो, कल मुझे बताना इसका आंसर क्या आया है। नोट कर लीजिए इसको आप। जी पहली दो वैल्यू जो है वो एम को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी जो वैल्यू है वो जीएम को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 6, द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0 इन मैट्रिक्स ए। आपको 4x4 का एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे बोला है कि बताओ कि इसकी ज्योमेट्री, इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। कैसे निकालोगे इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी? बोलो। सिंपल।
ए माइनस लेमडा ही है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलेगा, दिस इज अ माइनस लेमडा, 0 0 0 1 1 माइनस लेमडा 0 सॉरी 1 1 देन 0 0 माइनस लेमडा, दिस इज 0 देन 1 1 1 1 माइनस लेमडा। सही है, ऐसे मिलेगा, बोलो हाँ या ना। जी सर। जी सर। अब आप देखो कि अब मेरे पास 4/4 के मैट्रिक्स को अगर मुझे एक्सपांड करना है, तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं माइनस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग में एक्सपांड करूंगा तो ये वाला पोर्शन मेरे पास पूरा 0 हो जाएगा। तो माइनस लेमडा और अंदर क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस लेमडा 1 1 0 माइनस लेमडा 0 और 1 1 माइनस लेमडा। सही है, बोलो हाँ या ना। यस। जी सर। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस माइनस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग में एक्सपांड करूंगा। तो अगर मैं इस माइनस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग में अगर एक्सपांड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस वाले को मैं ऐसे छुपा दूंगा, क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस लेमडा और 1 और 1 माइनस लेमडा। सही है, ठीक है। यस सर। तो ये मेरे पास होगा लेमडा स्क्वायर, ये अंदर क्या मिलेगा मुझे, दिस इज अ लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -1। सही है, यस। तो लेमडा की पावर 2 आ रही है, दिख रहा है, तो यही मेरे पास क्या, लेमडा -0 की पावर 2 हो गई। जी। इसकी ज्योमेट्रिक इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ठीक है, कुछ आया समझ में, ट्रेडिशनल तरीके से एक्सपांड करोगे ना तो मर जाओगे। लॉजिकली, टाइम सर। हाँ लॉजिकली एक्सपांड करोगे तो बच जाओगे। जी सर। ठीक, चलिए, जी। मैंने तो आंसर सी लिख दिया, वैसे आंसर बी है इसका, रॉन्ग आंसर इज करेक्ट, रॉन्ग है ये। द जीएम ऑफ आइगन वैल्यू 0 इन मैट्रिक्स। अब जीएम पूछा है इसके अंदर 0 का। अब देखो यही क्वेश्चन मेरे पास पीछे वाला है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लेमडा इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग में निकाला, तो लेमडा इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग में अगर मैं निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज 0 0 0 0, दिस इज 1 1 1 1 0 0 0 0, दिस इज 1 1 1 1। सही है, ऐसे लिखूंगा, हाँ या यस ना। सर। अब इस 1 की हेल्प से मैं इसको आराम से 0 बना सकता हूं, बना सकता हूं कि नहीं बना सकता। हाँ यस सर। तो मेरे पास क्या होगा, 1 1 1 1 0 0 0 0 और 0 0 0 0। इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, 1 आ गई। जी। ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 4 4। 4 माइनस 4। रैंक ऑफ 0 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कितना 1 हुआ, 3। 3। ले नोट। यस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 इसी का मुझे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी। उस पहले वाले में क्या निकालना था, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसमें निकालना ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल लैम्डा इक्वल टू 3 1 1 मिल रहा है कि मॉडल मैट्रिक्स पी सिंगुलर है कि नन ऑफ दिस। तो ये भी आपको सॉल्व करना है। ओवरऑल कितने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दे दिए, ठीक। ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। अगर आप ये चारों क्वेश्चन के आंसर सही निकाल लेते हैं तो अब ये मान लिया जाएगा कि आपको एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ओके। ठीक है, तो आज के लिए अपना बस इतना ही है।